अगली बीमारी पढ़ते हैं अपन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है कि शरीर में पानी एवं लवणों की कमी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन? शरीर में पानी एवं लवणों की कमी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। किस किस कारण से हो सकता है? या तो सही साथ पानी की कम मात्रा पीने से, डायरिया में हो सकता है, लॉस ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है, पानी सही साथ नहीं पिया तो हो सकता है डायरिया में डिहाइड्रेशन हो सकता है, या फिर पानी और इलेक्ट्रोलाइट की क्षति होने के कारण भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब डिहाइड्रेशन का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन। इसमें पहला आता है अपना आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं? इस प्रकार के डिहाइड्रेशन में शरीर में पानी की मात्रा के साथ साथ सोडियम लवण की भी कमी हो जाती। आइसोटोनिक यानी कि पानी के साथ साथ सोडियम लवण की भी कमी हो जाती है, तो इस प्रकार के डिहाइड्रेशन को आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं। एक बार समझिएगा इसको। शरीर में पानी के साथ साथ सोडियम की कमी हो जाती है तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब कारण क्या क्या हो सकता है? अधिक पसीने के कारण हो सकता है, कम पानी पीने के कारण हो सकते हैं, बार बार डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग के कारण हो सकता है, या अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण हो सकता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं सिर्फ सुनिएगा। कम पानी पीना, पसीना, बार बार वोमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री और रक्त स्त्राव के कारण। अगला आता है अपना हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। इसमें क्या? इसमें पानी की कमी सोडियम से अधिक मात्रा में, मतलब पानी ज़्यादा लॉस हो जाता है। पानी की कमी सोडियम से अधिक मात्रा में अगर हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक, ठीक है ना। हाइपरटोनिक में क्या होता है? पानी की कमी सोडियम से अधिक मात्रा में हो जाती है। इस प्रकार के डिहाइड्रेशन हाइपरटोनिक का कारण क्या हो सकता है? लू लग सकती है, डायबिटीज़ या किडनी की खराबी के कारण। इतना दिन देखना, अपन को सिर्फ इतना याद रखना कि हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में पानी और सोडियम दोनों, हाइपरटोनिक में क्या होता है? पानी की कमी सोडियम से अधिक मात्रा में हो जाती है, यानी कि पानी कम हो जाता है, सोडियम ज़्यादा पानी कम। हाइपर यानी अधिक, पानी की ज़्यादा लॉस हो गया, पानी की कमी। और हाइपोटोनिक यानी सोडियम की कमी। हाइपोटोनिक में क्या होता है? सोडियम की कमी पानी से अधिक हो जाती है। यहाँ पे सोडियम सही है, पानी की कमी, यहाँ पे पानी सही है, सोडियम की कमी। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अब आगे अपन देखते हैं डिहाइड्रेशन। देखते हैं तो डिहाइड्रेशन में अपन क्या हल्की सी स्किन पकड़ के उसको छोड़ देते हैं। तो टाइमिंग के आधार पर अपन बोल सकते हैं कि इसको डिहाइड्रेशन कितना पानी चाहिए, क्या ज़रूरत है। देखो, डिहाइड्रेशन स्किन फोल्ड टाइम, कितने समय तक स्किन फोल्ड रहेगी, उसमें पीसीवी क्या रहेगी, और फ्लूइड रिक्वायरमेंट फिर उसको क्या देना पड़ेगा। देखो, अगर अपन ने आधा से 1 सेकंड तक अगर स्किन को फोल्ड किया, ठीक है ना, पकड़ के छोड़ा, तो अगर आधा से 1 सेकंड या बोल सकते हो ही नहीं, स्किन फोल्ड हो ही नहीं, तो डिहाइड्रेशन कितना 4 से 6% से, तो उसमें पीसीवी कितना 40 से 45% और फ्लूइड रिक्वायरमेंट 20 से 30 ml आवश्यकता होती है। अगर स्किन फोल्ड टाइम 2 से 4 सेकंड का है तो समझो 6 से 8% डिहाइड्रेशन है उसको, तो 50% पीसीवी और 30 से 50 ml फ्लूइड रिक्वायरमेंट उसको देना पड़ेगा। अगर स्किन फोल्ड टाइम 6 से 10 सेकंड का है तो 8 से 10% अपन डिहाइड्रेशन मान सकते हैं। 55% पीसीवी, 50 से 80 ml फ्लूइड रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। आगे देखो, अगर 20 से 45 सेकंड तक स्किन फोल्ड रहेगी तो अपन क्या मानेंगे? 10 से 12% डिहाइड्रेशन है, 60% पीसीवी और 120 से 150 ml फ्लूइड रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है। आधा से 1 सेकंड या नील, बिल्कुल स्किन फोल्ड नहीं हो रही, 20 से 30 ml फ्लूइड रिक्वायरमेंट, 4 से 6% डिहाइड्रेशन। 6 से 8% डिहाइड्रेशन में क्या होगा? 2 से 4 सेकंड तक स्किन फोल्ड रहेगी, 50% पीसीवी, 30 से 50 ml फ्लूइड रिक्वायरमेंट। 8 से 10% डिहाइड्रेशन में 6 से 10 सेकंड तक स्किन फोल्ड रहेगी, 55% पीसीवी, 50 से 80 ml फ्लूइड रिक्वायरमेंट की उसकी आवश्यकता होगी। 10 से 12% डिहाइड्रेशन, 20 से 45 सेकंड तक स्किन फोल्ड रहेगी, पीसीवी 60% और फ्लूइड रिक्वायरमेंट 120 से 150 ml। अब एक फार्मूला है फ्लूइड रिक्वायरमेंट, टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड इन लीटर, यानी कि फ्लूइड रिक्वायरमेंट अपन लीटर में कैसे निकालेंगे? तो बॉडी वेट कितना है उसका वो देखेंगे, और परसेंटेज डिहाइड्रेशन क्या है और बटे 100, ठीक है ना। फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे? बॉडी वेट इनटू परसेंटेज, डिहाइड्रेशन का परसेंटेज बटे 100, तो फ्लूइड रिक्वायरमेंट अपना निकल जाएगा।
अगले अपने पास आता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी या आरबीसी की कमी या दोनों की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। देखो क्या हो सकता है एनीमिया में? रक्त में या तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी या आरबीसी की कमी या दोनों की कमी के कारण एनीमिया उत्पन्न हो सकता है। ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं एनीमिया होने के भी, जैसे धातुएं हो सकती है, आर्सेनिक, बिस्मिथ, इंसेक्टिसाइड के कारण भी हो सकता है, परजीवी के कारण हो सकता है, आंतरिक परजीवी, बाह्य परजीवी, पोषक तत्वों की कमी के कारण, बहुत सारा। अब अपन पढ़ते हैं एनीमिया का क्लासिफिकेशन। एनीमिया का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है ना। पहला तो सेल्स की संरचना के आधार पर, दूसरा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट के अनुसार और तीसरा इटियोलॉजी के अनुसार। किसने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया एनीमिया का? पहला सेल्स की संरचना के आधार पर, दूसरा हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट के अनुसार और तीसरा इटियोलॉजी के अनुसार। अब इसमें से पहला पढ़ेंगे अपन सेल्स की संरचना के आधार पर। कितने प्रकार का होता है? मैक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोनिक, मैक्रोसिटिक, हाइपोक्रोनिक। अब समझते हैं मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोनिक क्या होता है। क्या होता है इसमें? मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया में, इस प्रकार के एनीमिया में रक्त में अपरिपक्व आरबीसी के कारण हो सकता है। अपरिपक्व आरबीसी जैसे विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड, कोबाल्ट की कमी के कारण हो सकता है। तो मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक में क्या होता है कि इसमें आरबीसी अपरिपक्व रहती है। ठीक है ना। विटामिन B12, फोलिक एसिड, कोबाल्ट की कमी कारण हो सकता है। मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोनिक क्या होता है? इस प्रकार के एनीमिया में रक्त में अपरिपक्व आरबीसी के कारण होता है। फिर आता है मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोनिक क्या होता है? यह एनीमिया अधिक घातक रक्तस्राव के बाद, जब रक्तस्राव ज़्यादा हो जाता है उसके कारण होता है। जैसे किसी घाव के कारण हो सकता, या ऑपरेशन करने के दौरान ज़्यादा ब्लड निकल गया तो हो सकता है, एक्सीडेंट के कारण हो सकता है। मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी अपरिपक्व, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अधिक रक्तस्राव के कारण। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट के अनुसार पढ़ते हैं अपन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट के देखो, हीमोग्लोबिन के आधार पर पहला आता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोनिक। अब ये क्या होता है? इसे एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। इस प्रकार के एनीमिया में ग्रेनुलोसाइट व थ्रोम्बोसाइट कम हो जाता है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोनिक में क्या होता है? एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक एनीमिया भी कह सकते हैं इसको। इसमें ग्रेनुलोसाइट और थ्रोम्बोसाइट कम हो जाते हैं। ठीक है ना। अगला आता है नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोनिक। नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोनिक, इसमें क्या होता है? इस प्रकार के एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। यह नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उत्पन्न होता है, या फिर हीमोग्लोबिन में यदि आयरन, कॉपर आदि तत्वों की कमी हो तो नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। समझिए, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोनिक ग्रेनुलोसाइट व थ्रोम्बोसाइट कम होने के कारण, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोनिक ग्रेनुलोसाइट व थ्रोम्बोसाइट कम होने के कारण, नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोनिक हीमोग्लोबिन की कमी के कारण या आयरन, कॉपर आदि तत्वों की कमी के कारण होता है। अगला अपना आता है इटियोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे अब अपन। हीमोरेजिक एनीमिया, इटियोलॉजी के आधार पर पढ़ रहे हैं, उसमें पहला अपन पढ़ेंगे हीमोरेजिक एनीमिया। अब हीमोरेजिक एनीमिया में क्या होता है कि इस अवस्था में आरबीसी की अत्यधिक क्षति पहुँचने, आरबीसी को अत्यधिक क्षति पहुँचने के कारण हीमोरेजिक एनीमिया उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अब ये हीमोरेजिक एनीमिया एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट कैसे? एक्यूट या तो विषैले पदार्थ के कारण हो सकता है या फिर चोट लगने के कारण, जिसमें बहुत ज़्यादा रक्तस्राव, तो चोट के कारण हो सकता है, या फिर विषैले पदार्थ। विषैले पदार्थ जैसे स्वीट क्लोवर हो गया, ब्रेकन फर्न हो गया, इन पौधों के कारण हो सकता है। देखो, हीमोरेजिक एनीमिया क्या होता है? आरबीसी की अत्यधिक क्षति पहुंचने के कारण हीमोरेजिक एनीमिया उत्पन्न होता है। एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट अपने चोट के कारण, ठीक है ना, या फिर ब्रेकन फर्न हो गया, स्वीट क्लोवर, इनकी पॉइजनिंग के कारण हो सकता है। अब क्रोनिक किसके कारण होता है? क्रोनिक में अपना जैसे एनीमिया हो गया, फेशियोला, लिवर फ्लूक, इनके कारण ये लंबे समय तक रहते हैं, इस कारण क्रोनिक।
समझ में आया? एक बार और समझिए, हीमोरेजिक एनीमिया क्या होता है? आरबीसी की ज़्यादा क्षति पहुंचने के कारण होता है हीमोरेजिक एनीमिया। आरबीसी की ज़्यादा क्षति पहुंचने के कारण एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, एक्यूट चोट के कारण या फिर विषाक्तता कारण, क्रोनिक अपने विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे हीमोरेजिक एनीमिया, हिमोनकस, फेशियोला, एनकाइलोस्टोमा, टिक, फ्लाइस, इनके कारण हीमोरेजिक होता है। अब अगला आता है अपना हीमोलिटिक एनीमिया। कौन सा? हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? देखो पहले सुनिए इसको। हीमोलिटिक एनीमिया संक्रामक रोगों के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? संक्रामक रोगों के कारण उत्पन्न होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण, जो संक्रामक रोगों के कारण क्या होगा? हीमोग्लोबिन का असामान्य निर्माण होगा, ठीक है ना। इसके कारण आरबीसी को क्षति पहुंचेगी और हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन प्रमुख रूप से प्रभावित होता है, जिसके कारण हीमोलिटिक एनीमिया उत्पन्न होता है। समझिएगा, हीमोलिटिक एनीमिया संक्रामक रोगों के कारण उत्पन्न होता है, हीमोग्लोबिन का असामान्य निर्माण होता है, आरबीसी को क्षति पहुंचती है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन तत्व प्रभावित होता है, जिस कारण हीमोलिटिक एनीमिया उत्पन्न होता है। एक बार और समझिए, हीमोरेजिक एनीमिया आरबीसी को ज़्यादा क्षति पहुंचेगी उसके कारण होगा, और हीमोरेजिक आरबीसी को अत्यधिक क्षति पहुंचने का, और हीमोलिटिक संक्रामक रोगों के कारण हीमोग्लोबिन का असामान्य निर्माण, आरबीसी को क्षति, आयरन तत्व प्रभावित, जिसके कारण हीमोलिटिक एनीमिया उत्पन्न होता है। अगला अपना आता है डिसहीमोपोइटिक एनीमिया। डिसहीमोपोइटिक एनीमिया, इस प्रकार के एनीमिया में आरबीसी की संरचना में विकार उत्पन्न होता है। डिसहीमोलिटिक एनीमिया आरबीसी की संरचना में विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना। आरबीसी की संरचना में विकार कैसे उत्पन्न हो सकता है? विटामिन B12 की कमी, आरबीसी सही हिसाब से नहीं परिपक्व हुई है, आयरन की कमी, कॉपर की कमी, भिन्न कारण हो सकता है। तो ठीक है ना, आगे बढ़ते अब अपन क्या है, आरबीसी से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनको देख लेते हैं अब अपन शॉर्ट में। पढ़ते हैं अपन एनआइसोसाइटोसिस। अब एनआइसोसाइटोसिस क्या होता है? आरबीसी के साइज में परिवर्तन। एनआइसोसाइटोसिस किसको बोलेंगे? आरबीसी के साइज में अगर परिवर्तन आ जाएगा तो उसे एनआइसोसाइटोसिस बोलेंगे। दूसरा आता है मैक्रोसाइट। मैक्रो यानी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? इस अवस्था में आरबीसी का डायामीटर सामान्य से अधिक। मैक्रोसाइट। माइक्रो यानी छोटा, आरबीसी का डायामीटर सामान्य से कम। मैक्रो यानी कि आरबीसी का डायामीटर सामान्य से अधिक, और माइक्रो इस अवस्था में आरबीसी का डायामीटर सामान्य आकृति से छोटा। मोनिसाइटोसिस। मोनिसाइटोसिस किसको बोलेंगे? आरबीसी का आकार क्रिस्टेड चांद शेप हो जाता है। किससे हो जाता है? क्रिस्टेड चांद शेप। बोले तो चांद शेप अगर आरबीसी का आकार हो गया उसे मोनिसाइटोसिस बोलेंगे, और ये मुख्य रूप से सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है। याद रखिएगा इसको, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार क्रिस्टेड या चांद शेप हो जाता है, जिसे मोनिसाइटोसिस बोलते हैं। अगला आता है नॉर्मोसाइट। नॉर्मोक्रोनिक। नॉर्मो यानी नॉर्मल। आरबीसी सेल्स का आकार सामान्य रहता है और इन्हें अभिरंजित करने पर यह साधारण रूप से अभिरंजित को ग्रहण कर लेते हैं। क्या? आरबीसी सेल्स का आकार नॉर्मल, जब इन्हें अभिरंजित करेंगे ना तो नॉर्मल रूप से अभिरंजित भी हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मोसाइट, नॉर्मोक्रोमिक बोलेंगे। किसको बोलेंगे? आरबीसी सेल्स का आकार सामान्य रहता है और इन्हें अभिरंजित करने पर यह सामान्य रूप से अभिरंजन को ग्रहण करते हैं। अगला आता है पॉलीकिलोसाइटोसिस, ठीक है ना। क्या आता है? पॉलीकिलोसाइटोसिस। पॉलीकिलोसाइटोसिस क्या होता है? इसमें सेल्स की आकृति में परिवर्तन आ जाता है तो उसे पॉलीकिलोसाइटोसिस। पॉलीकिलोसाइटोसिस सेल्स की आकृति में परिवर्तन, और पॉलीसाइथीमिया बहते हुए रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ना। एक बार और समझिए, एनआइसोसाइटोसिस किसको बोलेंगे? आरबीसी के साइज में परिवर्तन। मैक्रो यानी कि आरबीसी का डायमीटर बड़ा, माइक्रो यानी कि आरबीसी का डायमीटर सामान्य से छोटा। मोनिसाइटोसिस सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है। आरबीसी क्रिस्टेड या चांद शेप हो जाती है। नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, आरबीसी सामान्य अभिरंजन से अभिरंजित भी हो रही है। पॉलीकिलोसाइटोसिस। पॉलीकिलोसाइटोसिस क्या होता है? आरबीसी सेल्स की आकृति में परिवर्तन। पॉलीसाइथीमिया बहते हुए रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ना। ठीक है, अब अगली बीमारी की तरफ बढ़ते अपन। आगे पढ़ते अपन फीवर। फीवर क्या है पहले ये समझिएगा। तो पशुओं द्वारा दर्शाई गई एक सामान्य प्रतिक्रिया
या एक लक्षण बोल सकते हैं जिसमें शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल बढ़ जाता है। अब बढ़ जाता है, देखो कैसे कैसे बढ़ता है। यदि बॉडी का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला ना, तो इसे माइल्ड तापक्रम बोलेंगे। क्या बोला? यदि बॉडी का तापक्रम 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा तो माइल्ड तापक्रम, यदि 3 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा तो इसे मॉडरेट तापक्रम, यदि 5 से 6 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा तो इसे हाई टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलते हैं? 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है तो माइल्ड तापक्रम बोलेंगे, 3 से 4 बढ़ा है तो मॉडरेट बोलेंगे, और 5 से 6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला तो हाई फीवर बोलेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया, हाइपर यानी अधिक, थर्मिया यानी टेम्परेचर, यानी शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, उसे हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया में तापक्रम कम, हाइपरथर्मिया में तापक्रम ज़्यादा। ठीक है। फीवर या पायरेक्सिया किसको बोलते हैं? देखो, यह अवस्था हाइपरमिया के साथ साथ टॉक्सीमिया, क्या बोला? हाइपरमिया के साथ साथ टॉक्सीमिया उत्पन्न होने के कारण फीवर या पायरेक्सिया बोलते हैं। फीवर या पायरेक्सिया क्या है? हाइपरमिया के साथ साथ टॉक्सीमिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन फीवर का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है ना, कितने प्रकार का बुखार होता है ये देखते हैं अब अपन। वर्गीकरण में देखते हैं अपन प्रोटीन फीवर। प्रोटीन फीवर किसको बोलते हैं? जब बाहरी प्रोटीन शरीर में प्रवेश करती है ना, तो उसके कारण शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसे प्रोटीन फीवर बोलते हैं। या इससे हड्डी टूटने पर टिश्यू को क्षति पहुंचती है। जैसे समझिएगा इसको, प्रोटीन फीवर किसको बोलते हैं? बाहरी प्रोटीन शरीर में प्रवेश करने के कारण होता है। इस प्रकार का बुखार हड्डी टूटने पर या टिश्यू को क्षति पहुंचने पर होता है। या कोई हड्डी टूट गई या टिश्यू को क्षति पहुंची है ना, उस कारण कौन सा? प्रोटीन फीवर। यानी कि बाहरी प्रोटीन अगर शरीर में प्रवेश करी उसके कारण बुखार आए तो प्रोटीन फीवर। अगला आता है साल्ट फीवर। साल्ट फीवर क्या होता है? परासरण दाब में बाधा उत्पन्न होने के कारण। ठीक है ना, अगर परासरण दाब में बाधा उत्पन्न होने के कारण बुखार आए तो उसे साल्ट फीवर बोलेंगे। बाहरी प्रोटीन प्रवेश कर गए, प्रोटीन फीवर। न्यूरोजेनिक फीवर। न्यूरोजेनिक फीवर क्या होता है? ब्रेन की सेल्स को रोग या बुखार उत्पन्न। अगर ब्रेन की सेल्स में बुखार हो गया तो उसको न्यूरोजेनिक सेल्स फीवर बोलेंगे, सॉरी, है ना। न्यूरोजेनिक फीवर किसको बोलेंगे? ब्रेन की सेल्स का बुखार। ट्रांजिएटरी फीवर, ठीक है ना, ट्रांजिएटरी फीवर बोलते हैं शरीर में असामान्य से अधिक निर्जलीकरण होने पर बुखार उत्पन्न। क्या बोला? शरीर में जब निर्जलीकरण असामान्य से ज़्यादा हो जाएगा तो ट्रांजिएटरी फीवर आएगा। ठीक है, अगला आता है ड्रग फीवर। ड्रग फीवर किसको बोलेंगे? अनेक प्रकार की मेडिसिन जैसे कॉफीन, निकोटीन आदि के उपयोग के कारण अगर बुखार आएगा तो ड्रग फीवर बोलेंगे। इडियोपैथिक फीवर किसको बोलते हैं? यह बुखार विशेष प्रकार की बीमारी में ही आता है, जैसे कि एचएस, एंथ्रेक्स। ठीक है ना, विशेष प्रकार की बीमारी में अगर बुखार आया जैसे एचएस में, एंथ्रेक्स में, तो इडियोपैथिक। देखो, प्रोटीन फीवर बाहरी प्रोटीन प्रवेश करने के कारण। साल्ट फीवर परासरण दाब में बाधा उत्पन्न होने के कारण। ठीक है ना। न्यूरोजेनिक फीवर ब्रेन की सेल्स में। ठीक है ना, किसमें? ब्रेन की सेल्स में। ट्रांजिएटरी फीवर। ट्रांजिएटरी फीवर किसको बोलते हैं? असामान्य से अधिक निर्जलीकरण के कारण। ड्रग फीवर विभिन्न प्रकार के ड्रग के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, जैसे निकोटीन, कैफीन के कारण। इडियोपैथिक फीवर विशेष प्रकार की बीमारी में, जैसे एचएस, एंथ्रेक्स में। अगला क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर फीवर पढ़ेंगे। अब क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर अपन देखते हैं एक्यूट फीवर, सब एक्यूट फीवर और क्रोनिक फीवर। अब एक्यूट फीवर में क्या होता है? इस प्रकार के फीवर में शरीर का टेम्परेचर लगभग 104 तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो एक्यूट फीवर। सब एक्यूट फीवर में क्या 103 तक रहता है, और क्रोनिक फीवर में 102 तक। मतलब एक्यूट फीवर किसको बोलेंगे? अगर टेम्परेचर 104 तक पहुंच गया तो उसको एक्यूट फीवर बोलेंगे। शरीर का टेम्परेचर अगर 103 तक तो सब एक्यूट, और 100 से 102 तक तो क्रोनिक। 104 एक्यूट, 103 सब एक्यूट, 102 या 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो क्रोनिक। या ऐसे बोल सकते हैं, यदि 4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया तो एक्यूट, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया तो सब एक्यूट, और 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा तो क्रोनिक फीवर बोलेंगे। अब टाइप्स ऑफ फीवर। फीवर कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ते हैं अपन। टाइप्स ऑफ फीवर, पहला आता है सिंपल फीवर, नॉर्मल साधारण बुखार, है ना। सिंपल फीवर में क्या होता है कि 24 घंटे में 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर
पशु का टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं बढ़ा, ठीक है ना, तो उसे सिंपल फीवर बोलेंगे। जब बुखार 24 घंटे में 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक ना हो तो उसे सिंपल फीवर बोलते हैं। ट्रांजिएंट फीवर। अब ट्रांजिएंट फीवर क्या होता है? इस तरह के फीवर पहले 24 घंटे तक शरीर का तापमान हल्का बढ़ा होकर स्थिर हो जाता है। ट्रांजिएंट फीवर में क्या होता है कि पहले 24 घंटे तक फीवर शरीर का तापमान बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। सिंपल फीवर में तो बढ़ा ही नहीं, 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा 24 घंटे में। ट्रांजिएंट फीवर में क्या होता है कि 24 घंटे तक शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, ठीक है ना। अगला आता है रेनिटेंट फीवर। रेनिटेंट फीवर किसको बोलते हैं? इस तरह के बुखार में शरीर का टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक थोड़े थोड़े समय अंतराल में इर्रेगुलर समय अवधि तक बढ़ता रहता है। किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ब्रोंकोनिमोनिया में। देखो रेनिटेंट फीवर किसको बोलते हैं? रेनिटेंट फीवर उसको बोलते हैं जिसमें शरीर का टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक थोड़े थोड़े समय अंतराल पर बढ़ता रहता है। ब्रोंकोनिमोनिया में ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगला आता है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर, इस तरह के बुखार 24 घंटे में से कुछ समय अवधि के लिए ही शरीर का तापक्रम को बढ़ाता है। इंटरमिटेंट फीवर किसको बोलते हैं कि 24 घंटे में कुछ समय के लिए ही शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। अगला आता है बाईफेजिक फीवर। अब बाईफेजिक फीवर किसको बोलते हैं? इस प्रकार के बुखार में पहले तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है फिर घट जाता है, किंतु कुछ समय अवधि बाद पुनः शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। बाईफेजिक फीवर में क्या होता है? इस तरह के फीवर में पहले शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है फिर घट जाता है और कुछ समय बाद फिर बढ़ जाता है। तो बाईफेजिक फीवर अपन को केनाइन डिस्टेम्पर में देखने को मिलता है। केनाइन डिस्टेम्पर में किस प्रकार का फीवर देखने को मिलता है? बाईफेजिक फीवर। अगला आता है अंडुलेंट फीवर। इस प्रकार के बुखार में शरीर का तापक्रम लंबी समय अवधि तक बढ़ा हुआ रहता है और बीच बीच में थोड़ा कम हो जाता है। अंडुलेंट फीवर में क्या होता है? शरीर का टेम्परेचर लंबी समय अवधि तक बढ़ा रहता है और बीच बीच में थोड़ा कम होता रहता है। यह ब्रुसेलोसिस में देखने को मिलता है। देखिए एक बार इसको समझिए। सिंपल फीवर क्या है भैया? सिंपल फीवर में 24 घंटे में 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा। ट्रांजिएंट फीवर क्या है? इस प्रकार के फीवर में 24 घंटे तक शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, ठीक है ना। रेनिटेंट फीवर क्या है? इस प्रकार के बुखार में क्या होता है कि 2 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक थोड़े थोड़े समय अंतराल पर टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है। रेनिटेंट फीवर में क्या होता है कि शरीर का तापमान 2 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक थोड़े थोड़े समय अंतराल में इर्रेगुलर समय अवधि पर घटता बढ़ता रहता है। 2 डिग्री फ़ारेनहाइट घटता बढ़ता रहता है इर्रेगुलर समय अवधि पर। यह ब्रोंकोनिमोनिया में ये कंडीशन देखने को मिलती है। इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर, इसमें क्या होता है कि इस तरह का बुखार 24 घंटे में से कुछ समय अवधि के लिए ही शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है। कुछ समय अवधि के लिए ही शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बाकी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फीवर। बाईफेजिक फीवर क्या होता है कि इस प्रकार के शरीर का तापक्रम घटता बढ़ता रहता है। पहले शरीर का तापक्रम बढ़ता है बाईफेजिक फीवर में, फिर कम होता है और कुछ समय अवधि बाद पुनः बढ़ जाता है। केनाइन डिस्टेम्पर में देखने को मिलता है। अंडुलेंट फीवर, शरीर का तापक्रम लंबी समय अवधि तक बढ़ा हुआ ही रहता है। ब्रुसेलोसिस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगला वर्गीकरण अपना आता है समय अवधि के अनुसार क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन फीवर का। समय अवधि के अनुसार पहला आता है क्वांटिडीन फीवर। कौन सा? क्वांटिडीन फीवर। इस प्रकार का फीवर रोज़ बढ़ता और कम होता है, मलेरिया में देखने को मिलता है ये। क्वांटिडीन फीवर, इस प्रकार के फीवर में क्या होता है? रोज़ टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, ठीक है ना। यह फीवर में रोज़ तापमान बढ़ता और कम होता है तो क्वांटिडीन फीवर बोलेंगे। टर्शन फीवर, ठीक है ना, ये TE है यहाँ पर, ई कर लीजिएगा इसको। टर्शन फीवर, इसमें क्या होता है कि बुखार एक दिन छोड़ कर आता। टर्शन यानी तीसरे दिन, यानी कि टर्शन यानी कि बुखार एक दिन छोड़ के आता। क्वार्टेन, ठीक है ना। क्वार्टेन में क्या होता है? बुखार 4 दिन में आता है, नाम से इस पर क्वार्ट यानी 4, टर्सरी यानी 3, ठीक है ना। तो इसमें 4 दिन में बुखार आता है। अगला आता है हेक्लिक। हेक्लिक किसको बोलते हैं? अचानक ठंड देकर बुखार आएगा। मलेरिया में देखने को मिलता है हेक्लिक फीवर, ठीक है ना, अचानक ठंड देकर आएगा।
फिर एस्थेनिक आता है। एस्थेनिक किसको बोलते हैं? तेज बुखार के साथ पल्स रेट भी अगर बढ़ गई ना तो उसे एस्थेनिक बोलेंगे। और अथेनिक, तेज बुखार के साथ अगर पल्स रेट कम हो गई तो अथेनिक। देखो एस्थेनिक किसको बोलेंगे? तेज बुखार के साथ पल्स रेट भी अगर बढ़ गई तो एस्थेनिक। तेज बुखार तो है लेकिन पल्स रेट कम है तो एथेनिक। पीरियोडिक फीवर, पीरियोडिक फीवर किसको बोलते हैं? निश्चित समय अंतराल के पश्चात फिर आता है पीरियोडिक फीवर, ठीक है ना। यह बुखार निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोबारा आता है। देखो समझ में आ गया। क्वांटिडेंट फीवर क्या होगा? रोज़ बढ़ता और कम होता है, मलेरिया में देखने को मिलता है। टर्शन 3 दिन में, क्वार्टर 4 दिन में। हेक्लिक क्या होता है? अचानक ठंड देकर आएगा, ठीक है ना। अस्थेनिक तेज बुखार के साथ पल्स रेट भी तेज। अथेनिक तेज बुखार के साथ पल्स रेट कम। पीरियोडिक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोबारा आता है, ठीक है। लगभग सारे मेन पढ़ लिए। अब अगले लेक्चर में अपन कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।